और घर में रहकर कोरोना के मरीज किस तरह से अपना इलाज कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को सेहतमंद कर सकते हैं, कौन सी वो सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखते हुए वो एक बार फिर से सामान्य जिंदगी में लौट सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सभी एक्सपर्ट्स का इंट्रोडक्शन मैं यहां पर देना चाहूंगी। डॉक्टर मोहित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर राजेश केसरी हमारे साथ हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ हैं, आप सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर अंजर काजी हमारे साथ हैं, आप भी सीनियर फिजिशियन हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप सभी के जरिए देश सतर्क हो रहा है, सावधान हो रहा है और आप सभी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर मोहित गुप्ता आपसे है, घर पर इलाज के लिए क्या क्या करना चाहिए? ये तय तो मरीज और मरीज के परिजन के जरिए कर लिया जाता है कि हम होम आइसोलेशन में आ जाएंगे, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या ना करें, कौन कौन सी चीजें यहां पर करनी जरूरी है सब? देखिए 90% ज़्यादातर जो कोरोना की बीमारी है, खासकर सेकंड वेव में, हमें ये समझना चाहिए कि वायरस कोई भी रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जब भी लोगों को वायरस की ये बीमारी या कोविड का जो प्रूवन सिम्पटम्स होते हैं, तो हर बुखार को आते ही आपको क्लियर समझ जाना है कि हाई पॉसिबिलिटी है कोविड ही है। रिपोर्ट आए या ना आए, हमें उसका इलाज इमीडिएटली स्टार्ट कर देना है। अब स्टार्ट करते ही हमको 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मुझे अपने आप को आइसोलेट करना है। मास्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन दी होम। और जो घर में बाकी लोग हैं उनको भी मास्क इमीडिएटली पहन लेना है, नंबर 1। सेकंड चीज़, जब आप ये कर रहे हैं, इसी के साथ साथ आपको बुखार के लिए अब 4 चीज़ों का अपना चार्ट मेंटेन करना है। वो चार्ट में आपको क्या-क्या, बहुत सिंपल चार्ट है, बड़ा ईजी चार्ट है। वो है टेम्परेचर, दूसरा है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, इसको रेगुलरली मेंटेन करिए हर 4 टू 6 आवर। तीसरा आपका पल्स रेट कितना है। और जब भी आपको बुखार आता है तो पैरासीटामोल की प्लेन गोली या उसके साथ अगर हम कोई और दवाई लेना चाहें, अगर हमको बुखार कम नहीं आता तो हम ले सकते हैं। इसको आप पैरासीटामोल की गोली को 4 से 5 से 6 बारी भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ है। तो इस चार्ट को आपको मेंटेन करना है। खाने में क्या खाएं या ना खाएं, आप सब कुछ खा सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपको सुकून दे, जो आपको चैन दे, सब कुछ खाएं। ठंडे को थोड़ा अवॉइड करें। बाकी अलग अलग प्रकार से हमारे घर में गर्म वार्म ड्रिंक्स आते हैं, उसको ज़रूर करिए। बीटाडीन के गार्गल्स हैं, अलग अलग प्रकार की गार्गल्स प्रिस्क्राइब किए गए, वो आप ज़रूर करिए, लेकिन विजिलेंट रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने बुखार को, अपने सिम्टम्स को चेक करिए, दूसरों से कंप्लीटली आइसोलेट करिए। इसके साथ दवाइयाँ हैं, दवाइयों में अलग अलग थेरेपीज़ हैं, लेकिन सिंपल तरीके से जो प्रिस्क्राइब की जा रही है, जो कॉमनली लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है आइवरमेक्टिन की दवाई, जो ज़्यादातर लोग लेते हैं रात को। इसी के साथ दो कई लोग ज़्यादातर हैं डॉक्सीसाइक्लिन की गोली भी लेते हैं, वो भी एक सवेरे और शाम 5 से 7 दिन ले सकते हैं। और कुछ लोग फेविफ्लू करके फेविपिराविर की जो गोली है वो भी ले सकते हैं। लेट मी टेल यू कि किसी का कोई औचित्य या प्रॉपरली स्टडी नहीं है, लेकिन एक ये हम सबका एस्टिमेट है कि ये बेनिफिट दे सकती है। तो अगर ये नुकसान नहीं कर रही तो ऐसी गोलियों को लेने में हमें हार्म नहीं है। लास्ट जिंक है, विटामिन सी है, ऐसी गोलियों को जो एक्सेसरी विटामिन है उनको प्रॉपर हम आ रहे हैं कि आखिर घर पर इलाज के लिए क्या क्या करना चाहिए और होम आइसोलेशन के दौरान कौन कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर राजेश केसरी। हालांकि काफी हद तक जवाब सर ने यहां पर दे दिया है, डॉक्टर मोहित ने, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि और डिटेल के साथ जो दवाइयां सर ने बताई हैं, लेकिन इसके अलावा होम आइसोलेशन के दौरान जिन दवाइयों का आप जिक्र करें, साथ साथ ये भी जरूर बताएं कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज है, अगर कोई दिल का मरीज है या फिर किसी और बीमारी से जूझ रहा है, तो ऐसा ना हो कि जो दवाइयां हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं वो भी उसी क्वांटिटी में वो लेना शुरू कर दे। क्या उनको अलग से कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर से कि वो ये दवाइयां ले या फिर ना लें? नहीं, एक बात तो ध्यान रखिए कि अभी जो कोरोना बीमारी हो रही है, जैसे डॉक्टर मोहित ने बताया, ये बीमारी वो बीमारी नहीं है जो पिछले साल आई। तो इस बीमारी के बारे में हमें बिल्कुल दूसरे तरीके से सोचना है। ये दूसरी लड़ाई है और ये बहुत भयंकर जंग है। मेरी बात मानिए, ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इसमें हर घर में हर व्यक्ति पीड़ित हो रहा है। घर के अंदर मास्क लगाना भी बहुत आवश्यक है। एक आदमी को होता है तो पूरे परिवार में सबको ये बीमारी हो जा रही है और इस बीमारी में कॉम्प्लिकेशन भी हो रही है। ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा इसलिए हो रही है कि ज़्यादा लोगों को बीमारी हो रही है, इसलिए स्वभाव है कि ज़्यादा लोग बीमार होंगे तो ज़्यादा लोगों को कॉम्प्लिकेशन होंगे। इस सबसे हमें बचना है। एक बहुत बड़ी बात ये हो रही है कि जैसे आपके अभी प्रोग्राम का टॉपिक है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिकमेंड किया है। स्टेरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स, इनसे जो है मोर्टेलिटी कम हो रही है, कॉम्प्लिकेशन कम हो रही है, बिल्कुल सही बात है। इस समय ज़्यादातर डॉक्टर जो है मरीजों को कोविड के इलाज में स्टेरॉइड रिकमेंड करते हैं। तो लेकिन बहुत सारे अभी इस समय डायबिटीज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोगों को है, तो स्टेरॉइड लेने से क्या होता है कि शुगर बढ़ सकती है। तो लोग डरे ना,
अगर आपको कोविड हो गया है, आपको किसी डॉक्टर ने 10-12 गोलियाँ दे दी हैं, तो आप अपनी पुरानी दवाइयाँ बंद न करें। लोग अक्सर अपनी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, थायरॉइड की, हार्ट की, वो दवाइयाँ बंद कर दे रहे हैं। उससे उनको बहुत नुकसान हो जा रहा है। तो वो दवाइयाँ कतई किसी भी हालत में बंद नहीं करनी। बंद नहीं कर उसके साथ-साथ अगर आपको स्टेरॉइड डॉक्टर ने दिया है, तो स्टेरॉइड लेना इस समय बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो लाइफ सेविंग मेडिसिन है कोविड के समय में। उससे आपका शुगर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन शुगर कंट्रोल करना काफ़ी आसान है। शुगर कंट्रोल करने के लिए आपके डॉक्टर, कोई भी डायबिटीज़ विशेषज्ञ जो आपकी शुगर कंट्रोल करेगा, आपको इंसुलिन देगा। तो इंसुलिन लीजिए, इंसुलिन लेने से कतराइए नहीं। आज सुबह हम एक पेशेंट को इंसुलिन दे रहे थे, तो बोलते, "अरे डॉक्टर साहब मैंने शुरू कर दी तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी।" वो आपको ज़िंदगी भर नहीं लेनी पड़ेगी। आप 8-10 दिन स्टेरॉइड की गोली लेंगे, तो उसके बाद जी। आपकी शुगर अपने आप ही कम हो जाएगी। जब शुगर कम हो बहुत अहम जाएगी बात तो सर आप यहाँ आपकी पर बता इंसुलिन रहे भी हैं, बंद हो क्योंकि जाएगी। मरीज भी अलग अलग तरीके के हैं, जिन्हें या तो बहुत गंभीर लक्षण नजर आ रहे हैं, जिन्हें या बहुत हल्के लक्षण हैं, पर जैसा आपने बताया सभी को अलग अलग तरीके से अपना ट्रीटमेंट यहाँ पर लेना चाहिए। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, आपसे यहाँ पर समझेंगे, अगर बहुत ज्यादा सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, हल्के लक्षण अगर नजर आ रहे हैं, तो क्या भाप या फिर गार्गल लेने से वो ठीक हो सकते हैं? क्योंकि सभी के मन में यही है कि अगर हम स्टीम ले लेंगे दिन में 2 या 3 बार या फिर गार्गल कर लेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं, हमें दवाइयों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्या ये सोच सही है या फिर नहीं? ये आप रखिए, लेकिन साथ साथ में डॉक्टर से परामर्श करके दवाइयां लेनी भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल ठीक, ये सोच बहुत सही है, मगर इसके साथ-साथ डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है, सबीना जी, मैं यही कहूँगी। इनफैक्ट जब शुरुआत होती है, थोड़ा-सा आज आपको छींकें आए या नोज़ में जो थोड़ी-सी भारापन लगता है, जो इस मौसम के बदलाव में हम लोगों को हर साल लगता आया है, जी। कोविड से पहले भी लगता आया है। तो उस वक़्त अगर आप स्टीम भाप ले लें दिन में 2-3 बारी, मैं खुद जो भाप लेती हूँ, मैं उसी के अंदर थोड़ा-सा यूकलिप्टस ऑयल या विक्स या ऐसी कोई भी डिकंजेस्टेंट चीज़ भी लगा देती हूँ। उसी को अगर आप 2 या 3 बारी ले लें, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं आपका सोर थ्रोट और कोल्ड। मगर हाँ, अगर आपको हल्का भी बुखार आता है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, पैरासिटामोल बिल्कुल सेफ दवाई है, वो लेनी चाहिए। 2 दिन बुखार के साथ रुकना चाहिए, तभी कोविड टेस्ट कराना चाहिए। और बहुत अहम बात है कि आप सेल्फ मेडिकेट कर ज़रूर रहे हैं, मगर घर में दवाइयाँ रख के होल्ड ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत ज़रूरीमंद इंसान हो जिसको वो दवाइयाँ ना मिल पाएँ। बिल्कुल मैम, तो ये मैसेज भी हम लगातार यहाँ पर जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैम इस बीच ये भी जानना चाहेंगे, भाप और गरारे जो है वो छोटे बच्चे नहीं ले पाते हैं, चाहे 2 साल के बच्चे का जिक्र करें, 3 साल के बच्चे का जिक्र करें। ये छोटे बच्चे हैं जो डरते भी हैं और उनको पता भी नहीं है कि क्या प्रोसेस इसका यहाँ पर हो सकता है, और ऐसे बच्चे भी कोरोना के लक्षण का शिकार होते हुए कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं? देखिए, अगर वो ले सकते हो और अगर बार-बार सोर थ्रोट आता हो, फैमिली हिस्ट्री हो अस्थमास की, तो सिंपल नेबुलाइज़र भी लिया जा सकता है, मगर अपने डॉक्टर से कनेक्ट होने के बाद। बच्चों के लिए नेबुलाइज़र का छोटा-सा आता है हैंड माउथ पीस, जो वो लगा सकते हैं, और उसमें सिर्फ स्टीम या यूकलिप्टस विक्स जैसी चीज़ें जो हैं वो भी करी जा सकती हैं शुरुआत में, जब तक कि कोई सीरियसनेस ना आए। ठीक है डॉक्टर अंजल काजी, अगला सवाल आपसे यहाँ पर है, क्योंकि हम चाहते ही यही है कि घर बैठे कोरोना को मात दी जा सके। अगर सामान्य लक्षण है या फिर मरीज की स्थिति क्रिटिकल नहीं है, तो क्या आपको लगता है, क्या बताना चाहेंगे लाखों करोड़ों दर्शकों को कि आखिर अस्पताल कब जाएं? क्योंकि डर का माहौल इतना ज्यादा पैदा हो गया है कि ऑक्सीजन लेवल अगर थोड़ा भी घटता है तो डर के मारे सीधा ऑक्सीजन लेवल के लिए पहुंच जा रहे हैं अस्पताल में। यह हल्का सिम्टम आता है तो बिगड़े नहीं, हर कोई चाहता है कि मेरा जो पेशेंट है वो चला जाए। ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट कितनी होनी चाहिए जब आपको लगे कि हाँ अब तो बहुत जरूरी हो गया है कि अस्पताल में एडमिट किया जा सकता है? देखिए मैम, मैं सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आपका सिम्टम डे फर्स्ट है, जिसमें हल्का माइल्ड फीवर, बॉडी एक और हल्का सा कफ है, तो हम होम आइसोलेट का ही रूल फॉलो करें। मैम पैरासीटामोल, स्टीम, गार्गल और सैनिटाइजेशन वगैरह इन सबका ख्याल रखें। सिम्टम डे सेकंड और थर्ड की तरफ अगर हम चलते हैं, इसको हम सिम्टम डे से कैलकुलेट करते हैं, जब से आपके सिम्टम की इलनेस की स्टार्टिंग हुई है। 2 और 3rd डे हो गए हैं, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, 101 फीवर है, आपकी खांसी बढ़ चुकी है, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल 95, 92 से कम आ रहा है, तो हमें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता हो जाती है मैम। तब हमें घर पे वेट नहीं करना। सिम्टम डे सेकंड और थर्ड पे हमें कुछ एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, आइवरमेक्टिन वगैरह ले लेनी चाहिए। सिम्टम डे 4 पे हमें अपना सीटी स्कैन कराना चाहिए। सीटी स्कैन हमें मैम स्कोरिंग बताता है कि आपके फेफड़ों में कहीं निमोनिया तो डेवलप नहीं हो रहा। अगर हम घर पे वेट एंड वॉच करते हैं, पता चला हमारे लंग्स में निमोनिया बन रहा है, वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा मैम।
आरटीपीसीआर टेस्ट से ज्यादा सीटी स्कैन की वैल्यू है। आरटीपीसीआर टेस्ट इतना एक्यूरेट नहीं है जितना सीटी स्कैन है। उसके आधार पर डॉक्टर आपके आगे का इलाज का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमें 3rd और 4th डे पे अगर सिम्टम्स परसिस्टेंट होते हैं तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर मोहित गुप्ता, यही सवाल आपसे कुछ इस तरह का है। ये तो हमने सामान्य मरीजों की बात पूछी है, लेकिन ऐसे बहुत से मरीज हैं जो दिल के मरीज हैं, जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, कई ऑपरेशंस भी हो चुके हैं, कई शुगर पेशेंट है, डबल अटैक बीमारी का पहले से उनके ऊपर है। तो मेरे पास कई ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं, क्योंकि हम लोग ये शो यहाँ पर बनाते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं। उनका कहना है, ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाए कि हमारा ऑक्सीजन लेवल आखिर कितना होना चाहिए, तब जाकर हम डॉक्टर से करें। क्योंकि किसी का ऑक्सीजन लेवल, मेरे जानकार का जो है वो 92 तक आ रहा था, एंड ही इज़ अ हार्ट पेशेंट और वो डायबिटिक के भी मरीज हैं। तो वो पूछ रहे थे कि कितना होना चाहिए कि वो थोड़ा डरे या फिर वो थोड़ा सावधान हो जाएं। एनी सैचुरेशन अगर आपकी 94 से कम आती है और अगर आपको इस सैचुरेशन के साथ साथ किसी भी लेवल पे सांस फूलना या अनयूजुअल ब्रेथलेसनेस, वो ब्रेथलेसनेस ऐसी होगी, आपको ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे सांस फूल रहे हैं, लेकिन जो एक्टिविटी आप घर में आराम से कर पा रहे थे, सडनली आप ऑब्जर्व करें उसमें आपको एक्सर्शन हो रहा है, ये बहुत अर्ली इंडिकेटर है कि हमको कहीं ना कहीं दिक्कत आने की संभावना है या लंग्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन इसलिए घबराएं नहीं, इसके लिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं कि हमको तुरंत भाग जाना है, नहीं। ऐसा इन्वॉल्वमेंट काफ़ी लोगों में आ रहा है और जैसे कि नई गाइडलाइंस, इसके बारे में आप अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसके लिए हमें सावधान होकर उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए हमें हमने किया है कई लोगों को, और जी सावधानी बहुत आवश्यक है। तो सावधानी बहुत जरूरत है। और ये सावधानी कैसी होनी चाहिए, कौन सी लापरवाही यहाँ पर नहीं बरतनी चाहिए, इन्हीं पर आप सभी से हम बातचीत कर रहे हैं। और आप लोगों के जो बहुत अहम जवाब हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने की ये कोशिश लगातार न्यूज़ नेशन करता जा रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो जानेंगे कि पहले से गंभीर बीमारी वालों को आखिर क्या कुछ करना चाहिए, मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत आखिर कब पड़ती है, घर पर इलाज तो क्या रेमडेसिविर की जरूरत है, ये तमाम सवाल जिनके जवाब हमारा खास पैनल आगे भी देगा। तो घर पर किस तरह से कोरोना के मरीज कोरोना को मात दे सकते हैं, आज यही जानने की कोशिश हम अपने खास पैनल से कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश केसरी, हमारा सवाल यह है कि ऐसे बहुत से मरीज हैं जो सामान्य हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं होम आइसोलेशन में, लेकिन जो दिल के मरीज हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं या किसी और दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्या उन्हें कोरोना होने पर वो घर पर रहकर अपना इलाज सही तरीके से कर सकते हैं? देखिए, जो डायबिटीज के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, वो वैसे ही लोग हैं जैसे और हैं। अगर उनको सीवियर कोविड नहीं होता, अगर उनको जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि निमोनिया नहीं होता, जिसमें उनके लंग्स बहुत ज़्यादा उनको नुकसान नहीं होता, फेफड़ों के ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, तो वो भी घर पे अपना आराम से इलाज कर रहे हैं। ऐसे हम बहुत सारे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जिनको डायबिटीज, सारे मरीजों को डायबिटीज है, ज़्यादा हार्ट की बीमारी है, लेकिन ज़्यादातर ठीक हो जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे मरीज हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ रही है, जिनको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता पड़ी है। ऐसे मरीज मात्रा में बहुत कम होते हैं अगर सही समय पे सही इलाज वो शुरू कर दें। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है, करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, यही सवाल मेरा आपसे है कि गंभीर बीमारी वालों को किस तरह की खास और सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसा कि डॉक्टर साहब भी यहाँ पर बता रहे हैं, आपको क्या कुछ लगता है और कौन सी सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए, पहले तो जो हम बार बार आपके चैनल के द्वारा सब आप बार बार लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अपनी लंग्स की, फेफड़ों की आप ताकत बढ़ाइए, घर पे एक्सरसाइज करिए। आप महामारी के बीच में हैं, कोविड नेगेटिव हो तो भी प्रोन सोइए ताकि आपकी लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी थोड़ी बढ़े। अगर पॉजिटिव हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपके पास जैसे ही पहला सिम्टम आता है, आपके साथ जो भी आपका अटेंडेंट हो उसके पास कोई डॉक्टर ऑन फोन होना जरूरी है। देखिए, अगर हॉस्पिटल आपके पास रेडी ना हो, हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा हो किसी रीजन से, तो भी आप अपना घर पे प्रोन रह के डॉक्टर से ऑन फोन के द्वारा दवाइयां ले सकते हैं और सरकार ने ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ले सकते हो बहुत अच्छा है, मगर ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक किसी को नहीं यूज करना चाहिए, ना उसको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी बहुत ज्यादा जरूरतमंद के काम आ सकता है। और आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि दर्शकों के हैं और वो चाहते हैं कि हम सब आपसे वो सवाल पूछें, तो जितना जल्द हो सकेगा वो सवाल आपके सामने रखेंगे और उनके जवाब लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने आपके जरिए पहुंचाएंगे।
तो कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच हमारी पूरी कोशिश है कि आप सावधान और सतर्क रहकर उन तमाम उपायों के जरिए खुद को कोरोना से कोसों दूर रख पाए। और लगातार हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो आप तक पहुंचा भी रहे हैं। डॉक्टर अंजर काजी, आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। इन दिनों हम देख रहे हैं कि रेमडेसिविर को लेकर किस तरह से मारामारी मची हुई है, कालाबाजारी मची हुई है। हर कोई चाहता है कि अपने मरीज को बचाने के लिए इसे किसी भी हालत में कोई भी कीमत देकर अपने पास बुला ले, रख ले। लेकिन आखिर मरीज को इसकी जरूरत कब होती है? मैं चाहूंगी कि आप करोड़ दर्शकों को आज ये समझा पाएं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत कब होती है। देखिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो देश में हॉड़ मची हुई है रेमडेसिविर के लिए बहुत ब्लैक चल रहा है, इन सब चीजों को अवॉइड करें और इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है। किसी भी बुक में WHO चाहे ICMR की गाइडलाइन हो, किसी भी गाइडलाइन के मुताबिक रेमडेसिविर कोई किसी दिन के लिए कि इस बीमारी में इस टाइम के लिए कोई इफेक्टिव रोल नहीं है उस चीज का। उस चीज को अगर किसी को रेमडेसिविर नहीं लग रही है, फेविफ्लू से भी ठीक कर रहे हैं, एंटीवायरल जो सर ने बताई थी, और फेविफ्लू भी नहीं मिल रही है तो हम प्लेन एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन, निबुलाइजेशन और सपोर्टिंग मेडिकेशन देके भी ट्रीट कर रहे हैं। ये लोगों में एक फोबिया बन गया कि रेमडेसिविर से हम इलाज कर पाएंगे। ये लोगों में एक होड़ मच गई कि रेमडेसिविर के बिना तो इलाज हो ही नहीं पाएगा। लेकिन करोड़ों लोग रेमडेसिविर से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आज भी छोटे शहरों में कोई रेमडेसिविर नहीं है, वहां भी लोग ठीक हो रहे हैं। ये तो हम लोगों ने एक चारों तरफ फोबिया बन गया रेमडेसिविर का, लोगों ने ब्लैक करना शुरू कर दिया है। रेमडेसिविर का कोई इफेक्टिव प्रूवन रोल नहीं है मैम, ना WHO की गाइडलाइन में, ना ICMR की गाइडलाइन में, किसी भी गाइडलाइन में रेमडेसिविर का इफेक्टिव रोल नहीं है। मैं लोगों से कहूंगा कि अपने भय से मुक्त हो जाए और जो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग उनसे इलाज कराएं। जी डॉक्टर मोहित गुप्ता, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगी सर। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर किस तरह से हड़कंप और होड़ मची हुई है। हम चाहते हैं कि इस चीज से निकलकर एक सामान्य तौर पर देखा जाए कि एक मरीज को वाकई किस चीज की जरूरत है, और ये डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सर वो कौन से हालात, वो कौन सी सिचुएशन होती है जब मरीज को वाकई इसकी जरूरत हो सकती है? देखिए, बहुत इनिशियल फेज में जब सिवियर सिग्निफिकेंट डिट्यूरेशन हो जाता है तो कुछ स्टडीज़ में, जैसे डॉक्टर काजी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि कुछ स्टडीज़ के अंदर इनिशियली दिखाया गया है कि ये सिवियरिटी को कम कर सकती है और ऐसे सिक पेशेंट्स के अंदर थोड़ा बेनिफिट दे सकती है। लेकिन किसी भी प्रॉपर गाइडलाइन में इसके लिए प्रॉपर रिकमेंडेशन वो हमारे पास अभी भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब व्यक्ति को कोई इंजेक्शन या महंगा इंजेक्शन का मिलता है तो वो भागता है जैसे कि वो अमृत की तरह काम करेगा। तो हर व्यक्ति जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं वो इस ओपिनियन से क्लियरली फेवर में है कि भैया रेमडेसिविर आपके लिए जादू का मंत्र नहीं है। ऐसे समय पर जो रियली जब हमारा इम्यून फेज बीमारी का आ जाता है, जिस वक्त पेशेंट रियली सिक होता है, बुखार बहुत तेज है, डिट्यूरेट कर रहा है, उस समय दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आप जानते हैं, जिसके बारे में गवर्नमेंट ने बताया, वो है स्टेरॉइड्स और दूसरा है एंटीकोगुलेशन, ताकि जैसे मरीज जो है वो थ्रोम्बोसिस के कारण मरते हैं। तो ये कहना कि इसका कोई रोल बिल्कुल नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा। आप इसको बैकअप में जरूर रखिए जहां जरूरत है, जहां एप्रोप्रिएट यूजेज है, लेकिन हम इसको ये समझ के चले कि ये अमृत है या रामबाण है, इसको लगाने से हमारा मरता हुआ पेशेंट जीवंत हो जाएगा, ऐसा फिजिबल नहीं है। इससे बेटर और सस्ती दवाइयां हैं, प्रॉपर दवाइयां, अगर हम उसको राइट टाइम पे यूज करें, इसको चेज करने को छोड़ के, तो हम अपने मरीज को बचा सकते हैं। बहुत बहुत अहम बात सर आपने यहाँ पर कही है, और खासतौर से ये उन मरीजों के परिजनों के लिए है जो लाखों कीमत तक देने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जान बचाना, हर कोई चाहता है कि अपने परिजन की जान बच जाए, लेकिन इस होड़ में आप मत भागिए, ये भी हम सीधे और साफ तौर पर हमारे पैनल के जरिए कह रहे हैं। सर क्या घर पर इलाज हो तो रेमडेसिविर की जरूरत होती है या नहीं? राजेश केसरी जी, आपसे ये समझना चाहूंगी। हालांकि दोनों डॉक्टर्स ने बहुत खूबसूरती से बता दिया, बहुत शानदार तरीके से बता दिया कि रेमडेसिविर की जरूरत कब होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पर इलाज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि बस रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए तो हमारा मरीज जो है फौरन ठीक हो जाएगा। उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसी सवाल से जुड़े हुए और एक दो चीजें मैं बताऊंगा कि जैसे डॉक्टर मोहित गुप्ता ने बताया, रेमडेसिविर ऐसी चीज है जो खाली क्रिटिकल पेशेंट को दी जाती है, जिसकी लंग्स में हो गया, उसका सैचुरेशन कम हो रहा हो, ऐसे मरीजों को ही केवल दी जा सकती है। अभी ये कंसेप्ट आ गया है होम ICU, लेकिन होम ICU हो नहीं सकता। जो सेवा, जो मेडिकल केयर और मदद ICU में होती है वो घर पे नहीं दी जा सकती। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सिलेंडर खरीद के रख लेंगे, हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख लेंगे, तो इन सब में लिमिटेशन थी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर, ये बहुत कम प्रेशर पे ऑक्सीजन देते हैं, जितनी ICU में दी जाती है उतनी नहीं दे सकते, न उतनी मात्रा पे, न उतनी प्रेशर पे, न उतने उपकरणों के साथ। तो अगर मरीज सचमुच में इतना बीमार है कि वो क्रिटिकल है, उसके ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कम हो गया है, 90 से भी कम हो गया है या 80 से भी कम हो गया है, ऐसे मरीजों को आमतौर पे रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाएगा, और वो रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल में दिया जाना चाहिए, निगरानी में दिया जाना चाहिए, किडनी की जांच करा के दिया जाना चाहिए,
हर मरीज को नहीं देना चाहिए। और घर पे तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर ऐसा मरीज है जिसको रेमडेसिविर की जी। आवश्यकता है, तो वो मरीज अस्पताल में होना चाहिए। घर में कतई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख के या सिलेंडर रख के न रहें, न इस गलतफहमी में न रहें कि मैंने किसी को पैसे देके घर में होम आईसीयू बना दिया तो अब बिल्कुल मैं सर, बच गया। क्योंकि नहीं, जमाखोरी के आपको वो खिलाफ नहीं यहाँ पर बचाएगा। हमें मेरी और बात आपको आवाज सुनिए। उठानी और होगी। अगर आपको हम और आप सिलेंडर अपनी रखना है जिम्मेदारी तो को वो आपको निभाकर खाली इसके खिलाफ अस्पताल आवाज तक भी उठा रहे हैं, पहुंचाने में क्योंकि ये मदद करें। जरूरतमंदों की जरूरतों को छीन रही है, जैसा कि बार बार डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी कह रही हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, आपसे भी यही सवाल कुछ इसी तरीके से, मैम कुछ आप एड ऑन इसमें करना चाहेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं जो जबरदस्ती का पैनिक क्रिएट कर लेते हैं वो हट जाए, जो जरूरतमंद है उन तक सामान पहुंचे, वो भी बिना किसी दोगुने चौगुने दाम में, जो कि मरीज के परिजन इन दिनों कर रहे हैं। जी, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद टाइम है। आप देखिए जैसे कि लोग वैसे ही इधर-उधर पैनिक में भाग रहे हैं, चैनल कहीं पे सुन लेते हैं रेमडेसिविर और उसको होल्ड करके लाके अपने घर पे रखना चाहते हैं। रेमडेसिविर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में लगेगी। अब हमारी सरकार ने भी उसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम सा कर दिया है, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। तो आपका डॉक्टर लिखेगा और वो ड्रग अथॉरिटी, ड्रग ऑफिसर के थ्रू ही मिलेगी। किसी भी गैर कानूनी तरीके से आप उसको ना खरीदिए, उसको डबल ट्रिपल रेट पे ना खरीदिए। ये मत सोचिए कि उस तरह खरीद के जान बच सकती है, क्योंकि रेमडेसिविर का कोई डॉक्यूमेंटेड रोल इस वक्त नहीं है कि वो कितना हमें कोविड में हेल्प करता है। जितना स्टीरॉयड जो होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कोएगुलेंट जो होते हैं कि क्लॉट ना बनने दें, वो दोनों बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और उनकी मामूली सी प्राइस होती है। अगर उनका भी नाम बताया जाए तो मुझे लगता है दिल्ली जैसे शहर में तो लोग उसको भी होल्ड करना चाहें। इसलिए कृपया ऐसी चीजें ना करें, पैनिक कम करें, अपनी लंग्स की एक्सरसाइज बढ़ाइए, अपने शरीर के अंदर और ऑक्सीजन, फुर्ती, पॉजिटिव थॉट्स लाइए, अच्छा पोषक खाना खाइए। वो सब आपको ज्यादा हेल्प करेगा कोविड से लड़ने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर अंजर काजी, सवाल हमारा ये है, क्योंकि हम चाहते हैं कि घर पे बैठे कोरोना को मात दे पाए कोरोना के मरीज, परिजन भी केयर टेकर के तौर पर यहाँ पर रह पाते हैं, लेकिन आपको लगता है क्या रेमडेसिविर के बिना भी इलाज मुमकिन है? हालांकि आप सभी कह रहे हैं कि इससे भी सस्ती और जो ज़रूरी दवाएं हैं वो उपलब्ध हैं, अगर डॉक्टर चाहें तो ये मुमकिन है और डॉक्टर चाहते भी हैं, ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन जिन्होंने दिमाग में ये ठान लिया है कि रेमडेसिविर के बिना उनके मरीज ठीक नहीं होंगे, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि इसके बिना भी मरीज ठीक हो रहे हैं? देखिए मैम, अभी तक जैसा हमने देखा है 70 से 80% लोग बिना रेमडेसिविर के ठीक होकर घर पे गए। रेमडेसिविर का अनप्रूवन रोल, वो भी आईसीयू पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट, जिनकी हाईली मोर्टिलिटी रेट वाले पेशेंट के लिए आईसीयू में मान सकते हैं। लेकिन आप उससे अच्छा रोल तो हम स्टेरॉइड से देख रहे हैं। डेक्सोना जो कि 2 रुपए की टैबलेट आती है मैम, ब्लड थिनर, इकोस्पिरिन, क्लेक्सिन इंजेक्शन से हम देख रहे हैं, उससे लाख गुना अच्छा रोल देख रहे हैं। लेकिन लोगों में हौड़ मच गई, ब्लैक काला बाजारी के लोग बाहर निकल कर आ गए और उन्होंने इन सब चीजों को बढ़ावा दिया। मेरे हिसाब से डेक्सोना, ब्लड थिनर, एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन, निबुलाइजेशन, इनसे अच्छा अभी तक कोई भी प्रूवन रोल नहीं है। रेमडेसिविर एक सेकंड चीज है जो हम आईसीयू पेशेंट, सीवियर क्रिटिकल पेशेंट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तमाम दुनिया के, तमाम हिंदुस्तान के दर्शकों से कहना चाहूंगा, कृपया करके इतने कालाबाजारी में मत पड़े, कोई प्रूवन रोल नहीं है और आप घर में भी सेफ हैं। अगर माइल्ड सिम्टम्स है और सीवियर सिम्टम्स है तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, पर रेमडेसिविर के कालाबाजारी में मत पड़िएगा। डॉक्टर मोहित गुप्ता, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन मरीजों के परिजनों को जिन्हें लग रहा है कि एकमात्र तरीका जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इसके बिना पता नहीं इलाज मुमकिन है या नहीं, जबकि आप चारों ही बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत डिटेल के साथ बता रहे हैं कि इससे भी सस्ती दवाइयाँ, इससे भी ज़्यादा उपयोगी दवाइयाँ मौजूद हैं, और अगर नाम बता दिया जाए तो क्या पता उनकी भी कालाबाजारी शुरू हो जाए, उनकी भी होड़ लग जाए। कितना ज़रूरी है कि डॉक्टर जो परामर्श कर रहे हैं उस हिसाब से चलें, मरीज के परिजन मरीज के डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि कोविड से ज़्यादा कोविड का डर लोगों को मार रहा है, तो कृपया संयम रखिए। आप संयम रखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जैसे डॉक्टर काजी ने बताया, बेसिक दवाइयाँ इनिशियली के 5 दिनों में मॉनिटरिंग मस्ट है। जो हमने आपको चार्ट बताया उसे मेंटेन करिए। केवल पैरासीटामोल की सिंपल गोलियाँ या उसके साथ 1-2 एड ऑन गोलियों से आपका बुखार कंट्रोल आ जाता है। और जब भी आपका बुखार रिलेंटलेसली हाई जाता है या अनकंट्रोलेबल जाता है या 5वें-6ठे दिन हाई परसिस्ट करता है या सडनली इंक्रीज होता है, वो समय है कि हम स्टेरॉइड्स को भी ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग
लोग घर पर इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो और कुछ-कुछ मार्कर्स हैं जिनको आप ईज़िली करा सकते हैं और 90 टू 95% लोग जो हैं वो इस थेरेपी से ईज़िली कंफर्टेबली घर पर ठीक हो रहे हैं। बाकी जो सब कैटेगरी है उनके लिए और एडवांस ड्रग और ये जो नए ड्रग्स हैं वो अवेलेबल हैं जो यूज़ कर सकते हैं। तो अपने आप को उसमें मत समझिए। आप अपनी बेसिक जो हमारे पास आर्मामेंटेरियम है, जो मेरे पास घर के अंदर मेरे हथियार हैं, मैं उनको यूज़ करके उसमें सेफ रहूँ या जो चीज़ मेरे पास नहीं है और जिसकी ज़रूरत पड़ने के चांसेस बहुत बिल्कुल कम है, सही। मैं उसके पीछे भागने लग जाऊँ, वो कहाँ की समझदारी है? तो डरिए नहीं, बिल्कुल। संयम रखिए। 95% चांस है आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और आप रिकवर हो जाएँगे अगर आप बेसिक मेडिसिन्स को ध्यान में रखते हैं और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं। हमने बहुत सिंपल सा चार्ट बनाया हुआ है। उस चार्ट को लोगों को देखते हैं, उनका ट्रेंड पता लगता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं और 90 टू 95% पेशेंट्स जो है ईज़िली रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल, जो बात आप ये कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जो कोरोना के इलाज में आपको क्या लगता है ओरल स्टेरॉइड्स जिसका जिक्र भी बार-बार किया जाता रहा है, ये कितना कारगर साबित होता है एक मरीज को दोबारा से एक सामान्य जिंदगी में लाने के लिए, कोरोना के चंगुल से मात देने के लिए? देखिए, हम काफ़ी बारी सुन चुके हैं कि कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कभी डॉक्टर को मारा जा रहा है, कुछ हो रहा है, कभी भी डॉक्टर पीछे नहीं हटे हैं, अस्पताल बंद नहीं हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि लोगों को भरोसा रहे डॉक्टर्स पे। इंडियन डॉक्टर्स बहुत स्किल्ड हैं, बहुत मरीज देख चुके हैं। हमारा आत्मबल बढ़ाएं, खुद डॉक्टर ना बने। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा घातक है। हल्के फुल्के सस्ते स्टीरॉइड से भी मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। हमें पॉजिटिव माइंड रखना है, टेस्ट अपना जितना नेगेटिव हो सके वो रखना है, मगर माइंड जितना पॉजिटिव होगा, कम पैनिक होगा, अच्छा रहेगा। इससे बड़ी बड़ी बीमारी भारतीय डॉक्टर्स ने बहुत बारी ठीक करी है और करते आए हैं, करते रहेंगे। तो इतना डरने की और उलबुल बनाने की, पैनिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रेमडेसिविर नहीं मिल रही है तो भी ठीक हो जाएगा मरीज। ये मैं आपके चैनल के द्वारा साफ साफ कहना चाहूँगी। बिल्कुल, और पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 2,91,000 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। रोज़ाना लाखों की तादाद में मरीज आते हैं और लाखों की तादाद में ठीक भी हो रहे हैं। पर पैनिक करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक से आपकी सेहत और बिगड़ेगी। ये लगातार हम कहते आए हैं और एक बार फिर से कह रहे हैं। डॉक्टर अंजर काजी, क्या कुछ आप कहेंगे ओरल स्टेरॉइड के बारे में? कुछ और जानकारी आपको लगता है कि आप देना चाहें, क्योंकि जो मरीज़ है उसमें किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो, जो मरीज़ है वो सही में समझ सके कि आखिर उसे घर में रहकर कैसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अगर वो वाकई चाहता है कि मैं अस्पताल की दुनिया से दूर रहकर अपने मरीज को घर में ठीक कर लूं। देखिए मैम, दो तरह के पेशेंट होते हैं। स्टेबल पेशेंट जिनको कोई कॉमॉर्बिडिटी नहीं होती, ना उनको शुगर होती है, ना उनको बीपी होती है, ना उनको थायराइड होती है, ना उनको ओबेसिटी होती है। ये लोग, और उनकी एज 40-55 तक से कम होती है, ये लोग घर पे इजीली ठीक हो सकते हैं। सेकंड पेशेंट होते हैं जिनको शुगर, बीपी, थायराइड, कार्डियक पेशेंट या ओबेसिटी होती है। उनको थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगता है, उनको सीवियरिटी आती है तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। हमने अभी तक देखा है हॉस्पिटलाइज में, मैंने 2 साल से हजारों कोरोना पेशेंट का इलाज किया है। जिन लोगों को ओबेसिटी है या डायबिटिक है, उन लोगों को ठीक करने में परेशानी हुई है और उनका डेथ रेट भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो मैं हर इंसान से कहना चाहूंगा, जो जवान लड़के हैं जिनको कोई कॉमॉर्बिडिटी नहीं है, वो घर पर रह के आसानी से ठीक हो सकते हैं। जिसके लिए मैं कुछ मेडिसिन बताना चाहूंगा। अगर सिम्टम डे 2nd और 3rd की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट डे पे सर ने जैसा कहा, हम टेम्परेचर चार्टिंग करेंगे, ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। मानते हैं कि मान लो 2nd और 3rd डे पे भी सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार खांसी बनी हुई है, तब मैं आपको बताना चाहूंगा एजिथ्रोमाइसिन 5 डेज, बीडी, डॉक्सीसाइक्लिन और डेक्सोना टैबलेट आती है मैम, स्टेरॉइड जिसे कहते हैं, 2 रुपए की गोली होती है। पैरासीटामोल तब लें जब आपका टेम्परेचर 100 से ऊपर जाए। मल्टीविटामिन में कोई बिकोसूल, जिंकोविट, कोई भी मल्टीविटामिन लें और लिम्सी विटामिन सी लें। इस कोर्स को हम 5 दिन तक कंटिन्यू करें। अगर आपकी सैचुरेशन 92-94 से कम हो रही है, टेम्परेचर 101 से ऊपर ही है, आपका रेस्पिरेटरी रेट जो कि नॉर्मल 16 से 24 होता है वो बढ़ा हुआ है, तब हमें हॉस्पिटलाइज के बारे में सोचना चाहिए। या फिर हम शुगर, बीपी, थायराइड या ओबेसिटी से के शिकार हैं, तो हमें हॉस्पिटलाइज के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज एक नौजवान इंसान जिसको कोई मॉर्बिडिटी नहीं है, मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि आप लोग संयम रखें, धैर्य रखें, पैनिक ना हो, आप घर पे ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, कोरोना महामारी जरूर है, लेकिन एक ऐसी महामारी नहीं है जो आपकी जिंदगी खत्म ही कर देगी, ये यहाँ पर तय है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाखों की तादाद में लोग स्वस्थमंद होकर एक बार फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। बस जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं, आप उन बातों को बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से अपनी जिंदगी में उतारिए। आप खुद की जान, अपनों की जान जरूर बचा सकते हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस बीच ब्रेक में जाने से पहले हम अपनी जान बचाने वाली मुहिम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
इस वक्त देश कोरोना के बड़े संकट से जूझ रहा है। ऐसे में वक्त में हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। संकट से लड़ना हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप पहले कोरोना को मात दे चुके हैं तो अब आपके सामने किसी की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है। आप अपना प्लाज्मा देकर किसी की जान सुरक्षित कर सकते हैं। आपके अपने चैनल न्यूज नेशन ने इसके लिए एक मुहिम शुरू की है, जान बचाने की मुहिम, और इस मुहिम से जुड़िए। कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान जरूर दें। अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं तो आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। प्लाज्मा देने के लिए आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज नेशन जरिया यहां पर बन रहा है। प्लाज्मा डोनर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल जरूर भेजें 9711002266। तो घर बैठे किस तरह से हम कोरोना को मात दे सकते हैं, वो कौन से ट्रीटमेंट मरीज के परिजन अपने मरीज को दे सकते हैं जिससे वो सही रहे, सेहतमंद रहे, इसी सवाल का जवाब हम लगातार अपने पैनल से तलाश रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अंजर, गंभीर मरीजों के इलाज में ब्लड थिनर कितना कारगर साबित होता है? जल्द चाहेंगे इसका जवाब मिले। देखिए मैम, ब्लड थिनर का रोल मैं बहुत इफेक्टिव मानता हूँ इस बीमारी में, क्योंकि हमने देखा है इस बीमारी में ब्लड के थक्के जमते हैं जो अगर हमारे ब्रेन में चले गए तो वहां पर क्लॉट हो सकता है, हार्ट में आए तो कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा सकते हैं, और अगर पल्मोनरी आर्टरी में कहीं रुक गए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से सांस लेने में और दुश्वारी हो सकती है। तो 100% इफेक्टिव रोल मैं मान सकता हूँ कि ब्लड थिनर जो हम दे रहे हैं आजकल फ्लेक्सिंग चल रहा है 0.4 0.3, उसके लिए भी हमें उससे पहले भी हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके देखनी होती है, जिसमें डी डायमंड नाम का टेस्ट किया जाता है जो हमें बताता है कि ब्लड आपका कितना थिक की तरफ जा रहा है, जिसके हिसाब से हम ब्लड थिनर को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन हाँ, 100% रोल ब्लड थिनर का बहुत इफेक्टिव रोल है मैम, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। डॉक्टर राजेश केसरी, इसी सवाल का जवाब हम चाहेंगे आप भी दीजिए, दे थोड़ी डिटेल के साथ में। जी देखिए, बहुत ज़रूरी है ब्लड थिनर मरीजों को देने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे डॉक्टर अंजर काजी ने कहा कि डी डाइमर टेस्ट कराएं। बहुत सारे मरीज कुछ ब्लड थिनर पहले से ही ले रहे होते हैं, लेकिन ये आपको डॉक्टर की निगरानी में करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड थिनर देने से, एक्सेसिव देने से पेट में ब्लीडिंग, कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है शरीर में। और एक बहुत खास चीज़ है, जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, काफ़ी जैसे स्ट्रेस है, उनको छोटे छोटे पेट में अल्सर भी हो जाते हैं जिसको स्ट्रेस अल्सर बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से पेट में ब्लीडिंग भी हो सकती है, और अगर कहीं मान लीजिए छोटा मोटा कट लग जाए उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब दवाइयाँ, ब्लड थिनर, स्टेरॉयड, ये सब हमेशा और हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी गया दवाई की दुकान से खरीद लिया और सब खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन दवाइयों के फायदे तो ज़रूर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात इस समय अभी सब पैनल के डॉक्टर्स ने बोली है, वो है टाइम, समय। हर चीज़ समय पे करनी है, इलाज भी समय पे शुरू करना है, और उस इलाज में कौन सी दवा किसको देनी है, किस समय देनी है, अगर आप सही समय पे सब कुछ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। वो समय निर्धारित कौन करेगा? वो समय निर्धारित करेंगे आपके डॉक्टर। और बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर दीपाली, समय का जो जिक्र यहाँ पर डॉक्टर राजेश केसरी कर रहे हैं बहुत जरूरी है, लेकिन अमूमन देखा गया है जो केस सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं वो लापरवाही की वजह से बिगड़ रहे हैं। लग रहा है ये तो नॉर्मल फ्लू है, ये तो हमें पहले भी होता आया है, ज्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, और इतने में पता चलता है कि लंग्स जो हैं वो 70-80% डैमेज कर गए और तब आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप डर जाइए, हम ये कह रहे हैं कि स्थिति डरावनी बने उससे पहले सतर्क हो जाइए। तो कितना जरूरी है समय रहते हुए कदम उठाना? समय रहते हुए ही हमें कदम उठाना है। ये बहुत बारीक सी लाइन है, ना ज्यादा चिंतित होना है, ना ज्यादा रिलैक्स होना है। हल्का फुल्का सिम्टम आया तुरंत स्टीम शुरू करें, तुरंत एक डॉक्टर ऑन फोन हो, अपना ऑक्सीजन नापना शुरू कर दें। बुखार आए पैरासीटामोल खाएं, 2 दिन रुकें, टेस्ट कराएं जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है। मगर हाँ, अगर थोड़ी सी भी ब्रेथलेसनेस आती है रूटीन एक्टिविटीज में, जैसे रूम में ही चलते चलते आपकी सांस फूल रही है, तो अगर आप सीटी स्कैन करा सकते हो तो सबसे अच्छा है। और उस वक्त आपके एंटीना, सर के एंटीना जैसे हम कहते हैं, वो खड़े हो जाने चाहिए कि ये सीरियस की तरफ जा रहा है, तुरंत टेस्ट कराएं, तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाएं। मगर अगर आपका ऑक्सीजन से 90 तक है, 90 से नीचे जा रहा है और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, अगर आपके पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो तो उससे आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं। जब तक आप अस्पताल में वेट कर रहे हो तो गाड़ी के अंदर अगर आप जा रहे हो, आपके पास गाड़ी की सुविधा हो या आप ऑटो में हो, तो आप उल्टा लेटें। अगर आपके साथ अटेंडेंट्स हो तो आपका जो पेट है वो नीचे होना चाहिए ताकि लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा आए। और डाइट भी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, जैसे हरी सब्जियां हो गई, जो मछली खाते हैं, सैल्मन फिश से ऑक्सीजन आता है शरीर में। लंग्स, अगर आपको बलगम नहीं बन रही है तो बनाना, केला बहुत अच्छा है, वॉलनट, अखरोट बहुत अच्छा है ऑक्सीजन शरीर में बढ़ाने के लिए, बेरीज, इन सबको डाइट में रोजाना बढ़ाने की कोशिश करें।
डॉक्टर मोहित, अब आपसे भी यहाँ पर हम समझना चाहेंगे थोड़ा इलाज में ब्लड थिनर का जिक्र जो हम अभी कर भी रहे थे, उसके बाद हमने समय, लापरवाही, इन तमाम मुद्दों पर भी आप लोगों से काफ़ी सारी बातें यहाँ पर समझी हैं और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे। लेकिन ब्लड थिनर आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कितना ज़्यादा सेहतमंद या सही साबित होता है? देखिए, हर एक के लिए नहीं है। जैसे डॉक्टर काजी ने और डॉक्टर केसरी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि आप ऐसे मरीजों का मार्कर कराइए। और डी डाइमर जो है, मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा मार्कर है जो हमें डिसीजन देता है कि इन लोगों को लॉन्ग टर्म ब्लड थिनर्स की ज़रूरत है। क्यों ये आवश्यक है? क्योंकि कोविड अगर बहुत लोगों का ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस, उसकी और कॉम्प्लिकेशंस थ्रोम्बोसिस के यानी क्लॉट बनने के कारण हो जाती है, जिसमें ये ब्लड थिनर जो है, जिनको एंटीकोगुलेंट या एंटीप्लेटलेट्स के नाम से हम जानते हैं, 2 प्रकार के आते हैं, ये बहुत हेल्प करता है और ऐसे लोगों को हम जान जाने से उनकी रोक सकते हैं। तो इसलिए इसको आपको कब हमें पता लगेगा? जब आप रेगुलरली इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे अपने डॉक्टर के निरीक्षण के अंदर, केवल 2 या 3 इन्वेस्टिगेशंस, उनको टाइमली आप इंट्रोड्यूस करेंगे। रीजनेबल, सस्ती और इजीली अवेलेबल दवाइयां हैं और उनको लेकर आप करेंगे, लॉन्ग टर्म पे फॉलो करेंगे, आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ लास्ट में यही है कि 2 प्रॉपर बीमारियां, पहले 5 से 6 दिन आप नॉर्मल ट्रीटमेंट लीजिए, बुखार का कंट्रोल करिए, रिलैक्स रहिए। हर बुखार कोविड है ये समझ के चलिए। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, हर बुखार कोविड है, ऑल्टरनेट कॉज मत लीजिए। सेकंड, 5वें 6वें दिन आप एकदम सतर्क हो जाइए। अगर बुखार नहीं जा रहा है, तेज जा रहा है, स्टेरॉइड्स अपने डॉक्टर के निरीक्षण में ऐड करिए, इन्वेस्टिगेशंस को देखिए, अगर डी डाइमर या ऐसी चीजें बढ़ रही हैं तुरंत ब्लड थिनर को ऐड कर दीजिए। 95% आप ठीक हो जाएंगे। कोई चिंता नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का, मैम आपका भी शुक्रिया। हमारे दर्शकों को पूरी तरह सावधान करने के लिए, सतर्क करने के लिए, छोटे छोटे उपाय लेकिन बेहद खास उपाय इन तक पहुंचाने के लिए, तो घर बैठे इस तरह से आप कोरोना को मात दे सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।